सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा के चैप्टर में आज हमारा 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। इसके पहले हमने देखा कितने टाइप के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, किस तरीके से मतलब डेटा कलेक्ट करने की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की मेथड्स क्या क्या है। तो उसी एक मेथड्स के अंदर एक मेथड है क्वेश्चनरी। जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी, उसके बेनिफिट्स देखे थे, उसके लिमिटेशन भी देखे थे। तो हमें कोई भी रिसर्च करना है या कुछ भी डेटा कलेक्ट करना है तो उसकी एक बहुत ही पॉपुलर जो मेथड है वो है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है और आइडियल क्वेश्चनरी कैसी होती है उसके बारे में आप देखेंगे आज, और क्वेश्चनरी की मेथड से किस तरीके से हम डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो उसका हम देख लेते हैं कि क्वेश्चनरी क्या होती है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस मेथड का यूज़ किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप कोई इंस्टीट्यूट में गए इंक्वायरी करने के लिए। जैसे मान लो कि आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है और आप कोई स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में गए इंक्वायरी लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपको एक फॉर्म देंगे, इंक्वायरी फॉर्म। उसमें आप अपना डिटेल भरोगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी बर्थ डेट, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो या गुजराती मीडियम में, आपके कहाँ तक पढ़ाई की है, मतलब एसएससी 10th कंप्लीट किया, 11th कॉमर्स, क्या क्या आप मतलब पढ़ाई कर चुके हो और अभी क्या कर रहे हो, आपका एड्रेस, आपके कोई छोटे या बड़े भाई बहन के नाम, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल भी वो लोग इंक्वायरी फॉर्म के अंदर, मतलब ये सब मैंने डिटेल में बहुत जनरल बताया चीज़, बस उसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये जो फॉर्म आपने फिलअप करके दिया, वो क्या दिया, आपने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको दी। अब वो इंफॉर्मेशन जो इंक्वायरी देने वाला है आपको, वो पहले पढ़ेगा तो उसको आपके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले से आ जाएगा। फिर आपको जब वो इंक्वायरी देंगे तो आपको आपके साथ वो इसी तरीके से बात करेंगे, आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपके सारे बेसिक से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन उन्होंने एक फॉर्म में लिख लिए और वो फॉर्म आपके लिए बना के दे दिया और आपने उतनी डिटेल आपने भर के दे दी। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी डिटेल तो उसके पास ऑटोमेटिक हो गई। अब वो क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास उतना वक्त बिगड़ेगा नहीं और आपको वो टू द टॉपिक बात कर सके। तो ये कौन सी मेथड थी? ये मेथड थी क्वेश्चनरी की। ठीक है, अब चलिए डिटेल में इसको पढ़ते, क्वेश्चनरी की मेथड क्या होती है। A list of logically arranged questions related to the object of the study is made. Sorry, okay. By mistake इसमें सेकंड वाला टॉपिक पहले आ गया। A list of question prepared in such a way is called questionary। मतलब कि जो लिस्ट है लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चन का, वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्टडी, जो भी आपको रिसर्च करना है, जो स्टडी करना है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली बना के अरेंज करके एक लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चनरी। द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर। मतलब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए स्पेस भी रखा जाता है वहाँ पे। ऐसा जो एक लिस्ट होता है वो क्वेश्चन का लिस्ट, उसको बोलते हैं क्वेश्चनरी। हम उसको फॉर्म भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंक्वायरी फॉर्म।
एडमिशन फॉर्म, आप कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लेते हो तो आप वहाँ पे भी अपनी पूरी डिटेल देते हो, बराबर। तो ये एडमिशन फॉर्म ये भी क्या हो गया, एक क्वेश्चनरी का फॉर्म ही हो गया, बराबर है। The method of obtaining information using such type of questionnaire is called a method of questionnaire। तो इस क्वेश्चनरी का इस टाइप से जो मेथड कलेक्शन करने की कोई सिस्टम है, कोई मेथड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। The question in the questionnaire should be short and simple so that respondent can understand the questions and easily answer them। अब एक क्वेश्चनरी मेथड तो हमने समझ लिया कि हम इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो अब ये कैसा होना चाहिए थोड़ा इसके बारे में समझिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए ताकि सामने वाला जो है वो आपको आराम से इजीली आंसर कर सके, ठीक है। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड और एरिया फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड वेरी वाइड। जब बहुत एरिया जो होता है स्टडी का बहुत बड़ा वाइड होता है तब ये मेथड जो है वो बहुत ही यूजफुल रहती है। जैसे हमने एक फॉर्म बना दिया और फॉर्म सारे एरिया में बांट दिए और उसके साथ हमने वो फॉर्म वापस लेने के लिए भी, या फिर वो फॉर्म लेके हमने किसी को भेजा और उसका फॉर्म भरवा लिया, तो ये फॉर्म मतलब ये क्वेश्चनरी जो थी वो हम फटाफट से डिटेल ले सकेंगे। और दूसरा ये भी है कि अब उसको हमको पूछना नहीं है कुछ, उसको हम खाली फॉर्म दे देना, यहाँ पे फॉर्म भर फिलअप कर दो, तो बात फेस टू फेस बात नहीं करनी है, तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो इन्फॉर्मेशन ठीक से दे सकता है, मतलब अपने हिसाब से अपने माइंड से वो दे सकता है, ठीक है। देयर इज कंसिडरेबल सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट इन दिस मेथड। इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब ये तपास करने की, कोई भी स्टडी हम कर रहे हैं, कोई भी वो कर रहे हैं, तो उसकी तपास करने के लिए वो एक सिंपल सी और बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है, वो है कि उसमें खर्चा बहुत कम होता है। क्वेश्चनरी में भी यूज्ड इन डायरेक्ट इंक्वायरी एज वेल एज इनडायरेक्ट इंक्वायरी, दोनों में हम काम कर सकते हैं। डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर हम खुद फॉर्म लेके जाए, खुद क्वेश्चनरी लेके जाए, उसमें फॉर्म भरवाए, वो डायरेक्ट इंक्वायरी हो गई, या फिर हमने किसी को भेजा, बराबर, तो वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो गई, या बाय पोस्ट भी भेज दिया और फिर उसको वापस भी हमने मंगवा लिया, तो ये भी इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो गई। तो डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्टली दोनों के अंदर ये क्वेश्चनरी की मेथड हम यूज कर सकते हैं। देयर आर टू वेज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरी, दो वे है, एक बाय पोस्ट जो मैंने बोला, या बाय इनमिनेटर मतलब कोई पर्सन को हमने भेजा, ठीक है। इनमिनेटर वो होते हैं जो ऐसा रिसर्च का काम के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। द सक्सेस मतलब कैरेक्टरिस्ट, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक मतलब आइडियल क्वेश्चनरी। आइडियल क्वेश्चनरी मतलब एक आदर्श क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए, ये मस्ट टॉपिक आपको ध्यान रखना है क्वेश्चनरी बनाने के टाइम, वरना क्या होगा, कुछ भी लिख के दे दिया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आएगी वो रिलायबल रहेगी नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आइडियल क्वेश्चनरी क्या रहती है, कैसी होती है। द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिपेंड्स ऑफ मेनली ऑन द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन। अ वेल डिजाइन क्वेश्चनरी इज नोन एज आइडियल क्वेश्चनरी, ठीक है। पूरा जो डेटा कलेक्शन करने का डिपेंड जो रहता है वो क्वेश्चनरी के फॉर्म पे रहता है, क्वेश्चनरी किस तरीके से डिजाइन की उसके फॉर्म से। Every questionnaire must have a covering letter or an appropriate title so that the reader gets clear idea about the purpose of the study। मतलब आपको जो भी बारे में स्टडी करना है उसके बारे में आप क्वेश्चनरी बनाओ, तो उस क्वेश्चनरी को कवरिंग लेटर, उसके ऊपर का जो पेज होता है उसके ऊपर पूरी डिटेल आपको लिखनी है कि मैं इस बारे में स्टडी करना चाहता हूँ और आपसे ये जानकारी मैं चाहता हूँ। तो जो जानकारी देने वाला है उसको क्लियर आइडिया मिल जाए कि भाई मैं जो भी चीज़ें मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका यूज़ कहाँ होने वाला है। पहला पॉइंट ये है आइडियल क्वेश्चन के लिए। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। कम से कम क्वेश्चन रखने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखोगे तो सामने वाला इंक्वायरी देगा ही नहीं, देगा तो भी वो थोड़े बहुत आगे के क्वेश्चन ठीक से लिखेगा, बाकी सब जाने देंगे। वो हमारे प्रैक्टिस में ही हमें पता है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, 4 5 8 10 क्वेश्चन तक लिखते हैं, उसके बाद एन नॉट एप्लीकेबल करके जाने देते हैं, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे देखना पड़ता है। द फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं तो रिस्पोंडेंट के सामने से आंसर मिलने के चांसेस बहुत ही अच्छे और बढ़िया रहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्करेज द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हमने पूछ लिए उसको, तो हो सकता है कि वो आंसर देने में उतना कैपेबल ना हो और आंसर न दे सके, बराबर। देर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप क्वेश्चन इतने लिखो या इतना करो, बट
एक आइडियल और प्रैक्टिकली एक थॉट्स है कि भाई हम कम से कम क्वेश्चन रखेंगे, जितने शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे, जितने सिंपल क्वेश्चन रखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन मिलने का चांसेस अच्छा और ज़्यादा रहता है। इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लार्ज, से एग्जाम्पल 25 यहाँ पे दिया है, 25 और मोर, इतने सारे क्वेश्चन, तो कोई भी आंसर कर पाएगा नहीं, और कर पाएगा भी तो कितने, कम से कम 8, 10, 12, 15, उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ेगा भी नहीं और वैसे ही वो कुछ भी आंसर लिख देगा। इट इज एडवाइटेबल टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू वेरियस पार्ट्स टू इंश्योर क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन। अगर हमारे कोई स्टडी में ऐसा है कि भी हमें मैक्सिमम मिनिमम इतने क्वेश्चन लिखने ही है, तो उसको पार्ट में डिवाइड कर दो। एक आइडिया है, ये 10-10 क्वेश्चन की 5 क्वेश्चनरी बना दी, तो भले 50 क्वेश्चन हमने पूछ लिए, पर उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल क्या जाएगा, 10 क्वेश्चन के मुझे आंसर करने, और हमारे पास कितने 50 क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं आइडियल क्वेश्चनरी। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनरी शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। कंसिस्टेंट मतलब एक क्रम में होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि मैंने पहले नाम पूछा, फिर उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये सीक्वेंस हुआ। अब पहले मैं पूछ लूंगा मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस पूछूंगा, एड्रेस के बाद 3-4 क्वेश्चन के बाद पूछेगा कौन सा सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट। तो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो है वो एक नहीं एक चीज़ बार बार आएगी, तो बोलेगा ये अभी एड्रेस में तो लोग अभी वहाँ पे क्या सिटी लिखना है, समझ में आया? तो वो सीक्वेंस में कंसिस्टेंस होना चाहिए, बराबर। जैसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको कितने बच्चे हैं, और फिर क्वेश्चन पूछा कि आपकी शादी हुई कि नहीं, तो ये किस टाइप की सीक्वेंस कंसिस्टेंसी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आइडियल क्वेश्चनरी होती नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रॉपर ढंग से आपको वो कंसिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टेबल। सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और अंडरस्टेबल, सामने वाला समझ सके ऐसी सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए। दे शुड नॉट बी एम्बिजियस एंड ड्यूअल इन मीनिंग। डबल मीनिंग के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मतलब हम पूछना कुछ और चाहते और देने वाला जो है आंसर वो समझता कुछ और है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ और निकल के आएगी। जैसे इफ द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेटेड, the respondent cannot understand the meaning of educated. Does not mean the education up to secondary or higher secondary or graduate. अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि आप एजुकेटेड हो, आप शिक्षित हो, तो हाँ या ना लिखेगा क्वेश्चन, पर उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं हायर सेकेंडरी पढ़ा हूँ क्या, वो नहीं। उसमें हम लिखेंगे एजुकेशन, फिर वहाँ पे 2-4 ऑप्शन दे देंगे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बराबर। तो एजुकेशन में यस और नो लिखा है, तो वो यस पे टिक करेगा, फिर वो जो किया है वो करेगा। बट हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा आर यू एजुकेटेड, तो वो क्वेश्चन का आंसर देने वाला सामने को, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन। इंस्टेड द क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन, अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट एंड अनएजुकेटेड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया उसी हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने पहला पूछा क्वेश्चन एजुकेशन लेवल, एजुकेशन खाली इतना पूछा हमने, और इसमें यस और नो 2 ऑप्शन रख दिए। अगर आप एजुकेटेड हो तो यस पे टिक करो, नहीं हो तो नो पे टिक करो, तो आगे का ऑप्शन उसको देखना ही नहीं है। अगर यस लिखा तो फिर नीचे 5 ऑप्शन आ गए, अप टू प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी है उस पर टिक कर देगा, बात खत्म, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन हमें मीनिंगफुल रहने चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले जो क्वेश्चन है वो जनरल होने चाहिए, नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी, बराबर है, वो सब जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए। हार्ड लेवल का मतलब कि वो एक लॉजिकल उसका हो जाएगा कि मैंने पहले, हम भी कहीं पे देखो हमारा भी कोई इंट्रोडक्शन भी देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, माई सेल्फ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, वो सब हम इंट्रोडक्शन में देते हैं। तो उनको ऐसे पूछेगा तो वो बाय लॉजिकली उसमें फिर वो एंटरटेन करके उसका आंसर फिर लिख सकेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन, डू यू यूज स्मार्टफोन, दिस इज द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन। डू यू यूज स्मार्टफोन, ये क्वेश्चन जो है
सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हमने कि आपका ओपिनियन क्या है स्मार्टफोन के बारे में। फिर क्वेश्चन पूछा डू यू यूज स्मार्टफोन। ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, पहले पूछना चाहिए डू यू हैव स्मार्टफोन। अगर वो यस लिखेगा तो दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि आपका ओपिनियन क्या है। अगर उसने यूज ही नहीं किया तो ओपिनियन क्या देगा। ठीक है, दिस इज इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इज द बी फॉलोड बाय क्वेश्चन ए। बराबर, मतलब पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे आपके पास स्मार्टफोन है, अगर वो यस कहेगा तो फिर नीचे का आंसर वो कर सकेगा कि आपका ओपिनियन क्या है। अगर नो करेगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं उसके काम का। क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। यस, ये सबसे बड़ा काम है, वो ध्यान रखना है कि भाई पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन, सेंसिटिव नेचर के क्वेश्चन जो उसको मतलब माइंड पर इफेक्ट करे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैरिटल स्टेटस, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट, बिजनेस करते हो तो आपको दूसरी इनकम आपको कहाँ से मिलती है, ऐसा कोई बताएगा नहीं। बराबर, मैरिटल स्टेटस के बारे के क्वेश्चन, मैरिड अनमैरिड, ऐसे जनरल चीज है, बट जो स्टडी कर रहे हैं हम उसमें कौन सी एज के लोगों को हम पूछ रहे हैं वो भी ध्यान में रख के ये सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए। इफ सच क्वेश्चन आर नेसेसरी इन द सर्वे एन एश्योरेंस शुड बी गिवन टू रिस्पोंडेंट दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम और विल बी केप्ट कॉन्फिडेंटली एंड विल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। ऐसी कुछ जानकारी हमें हमारी स्टडी में नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, तो उनको पहले भरोसा देना पड़ेगा, ट्रस्ट देना पड़ेगा कि ये जो आप डिटेल दे रहे हो उसका हम कोई अदर यूज करेंगे नहीं, कोई पर्सनल यूज करेंगे नहीं, ओनली फॉर हमारी स्टडी के लिए यूज करेंगे। ये एश्योरेंस देना पड़ेगा तो हमें डिटेल मिल सकती है। ठीक है, ये सब जो चीजें हम बात कर रहे हैं वो है एक आइडल क्वेश्चनरी के कैरेक्टरिस्टिक। आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके जवाब देने पड़े ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है तो वो कैलकुलेट करने बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं है। द क्वेश्चन हैविंग आंसर यस नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, या तो यस नो या तो फिर उसमें ऑप्शन दे दिए, उसमें खाली उसको टिक करना है। देखो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो सामने वाले को जितना हम इजी करके देंगे उतनी इन्फॉर्मेशन हम उनसे अच्छी तरीके से ले सकेंगे। बट अगर उसको काम करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हमने तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी नहीं। कि स्टडी किसको करना है, हमें, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्च करना चाहता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसको क्वेश्चनरी ऐसी बनानी है कि भाई सामने वाला आराम से और एंजॉय करते करते उसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर दे। बराबर, तो यस नो वाले क्वेश्चन है वो फटाफट आ जाएंगे, क्यों, उसको टिक ही करना है, फिर आप 50 क्वेश्चन पूछ लो, हो जाएगा। अल्टरनेटिव ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछो, बराबर, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन ने 3-4 ऑप्शन दिए तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, उसको 3-4 ऑप्शन जो दिए उसी में से उसको आइडिया मिल जाता है कि मैं उसमें कौन सा आंसर दूँ, मेरे लिए कौन सा रिलेवेंट है। बराबर, बट द क्वेश्चन वुज आंसर डू नॉट हैव स्पेसिफिक ऑप्शन शुड बी अवॉइडेड। ऐसे क्वेश्चन के जिसके कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है या तो फिर स्पेसिफिक ऑप्शन भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जैसे व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सेमेस्टर सिस्टम अगेंस्ट द ईयरली सिस्टम इन द एजुकेशन। ओपिनियन जो है वो उसको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद उसको वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और लिख के देना है उसको, तो उसको बार बार सोचना पड़ेगा मैं क्या लिख के दूँ, कैसे लिख के दूँ। हर कोई ऑथर तो नहीं होता, तो उसको दिमाग के अंदर जोर डालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। बराबर, इसकी जगह आप ऐसा पूछ सकते हो कि आप क्या मानते हो, आप क्या मानते हो, ईयरली सिस्टम अच्छी थी या सेमेस्टर सिस्टम अच्छी है एजुकेशन के लेवल के लिए, यस और नो, खत्म। अगर यस पूछेगा तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी सिस्टम बेटर है, सेमेस्टर या ईयरली। दो ऑप्शन दे दिए तो वो टिक कर देगा। ठीक है, सिंस देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर लाइक स्ट्रांगली इन फेवर, न्यूट्रल, अगेंस्ट, स्ट्रांगली अगेंस्ट, ये सब पूछ सकते हैं। उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इसके अगेंस्ट में हो, सेमेस्टर सिस्टम के अगेंस्ट में हो, ईयरली सिस्टम के अगेंस्ट में हो, आपके हिसाब से कौन सी सिस्टम अच्छी है, कौन सी बेनिफिशियल है। बराबर, वो आप पूछ सकते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू टेबुलेट और इंटरप्रेट, वो लोग
उतना इंटरप्रेट नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे और ऐसे आंसर को वो क्वेश्चन को अवॉइड करके आंसर नहीं देंगे। तो अगर ज़रूरत है तो ये हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर्स वगैरह मिनिमम नंबर के क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। अभी आपको सैंपल यहाँ पे हम दिखाते हैं, बुक में आपको दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चनरी है यहाँ पे, उसका सब्जेक्ट है स्पेसिमेन क्वेश्चनरी फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टडी हैबिट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की स्टडी की हैबिट के बारे में मुझे जानना है। तो देखो यहाँ पे पहला है नाम, फिर सेक्स यानी फीमेल मेल, प्लेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट। इतना सिंपल 4 शॉर्ट क्वेश्चन में आप शॉर्ट आंसर दे सको ऐसा लिखा है। प्लेस कौन सा है आपका, सिटी कौन सा है, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्कूल नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट और टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट। आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, ग्रांटेड स्कूल में हो या सेल्फ फाइनेंस स्कूल में हो, ये पूछा। स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम है आपकी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। आपको सोचना ही नहीं है, आपका जो इस फटाफट से टिक कर देना है। मीडियम इंग्लिश, गुजराती और अदर। स्कूल का टाइम क्या है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क। होमवर्क के लिए आप दिन में कितना टाइम देते हो, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जैसे भी वो सीधा लिख सकेंगे। एवरेज टाइम स्पेंड डेली रीडिंग एंड प्रिपरेशन। होमवर्क के लिए कितना टाइम देते हो वो भी अलग से पूछा, और रीडिंग और प्रिपरेशन में कितना टाइम देते हो वो भी पूछ लिया। मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते हो, स्पोर्ट्स, फिल्म, म्यूजिक। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, ये भी एक एंटरटेनमेंट है। तो ये 3 आपको ऑप्शन दे दिए, बराबर। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम देते हो। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, पहले पूछा कि कौन सा मोड आप यूज करते हो, और फिर पूछा कि आप उसमें कितना टाइम देते हो। ठीक है। एवरेज आवर्स ऑफ डेली स्लीपिंग टाइम, आप दिन में डेली आप कितना स्लीपिंग टाइम में यूज करते हो, मतलब 8 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर एटसेट्रा। तो एक आइडल क्वेश्चनरी का सैंपल है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चनरी होती है। देखो आपने अभी कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्म भी आपने फिलअप किया होगा, तो वो वही है, बट अभी आपको पता चला कि ये क्यों होता है। सही है। तो ये है एजुकेशन का बेनिफिट। हम सब करते तो है प्रैक्टिकली, बट वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जब हम एजुकेट होते हैं कुछ चीज़ से तभी हमें वो पता चलता है। ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसके बारे में देखना रहता है, आपको सोचना रहता है, आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि मैं किसी को फॉर्म भर के देता हूँ तो मैं मेरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे होता है कि पेट्रोल पंप पे हम कभी पेट्रोल फिलअप करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई स्लिप लेके आ जाता है, बोलते हैं कि इतना इसमें आपका नाम नंबर डाल दो, आपको ड्रॉ के अंदर इनाम मिलेगा। तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन हमारा लेके जा रहा है। फिर बार बार कॉल आते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, कहीं ऐसा होता है। तो अभी देना नहीं देना इसके बारे में आपको ये यहाँ पे क्लियर पता चला कि ये करना चाहिए ना करना चाहिए। ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है एजुकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उसके बारे में अच्छे से नोट्स बना लो और इसका आप स्टडी कर लो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिया है, उस पर भी आप कॉल करके या मैसेज करके, ज़्यादातर आप मैसेज पे मुझसे बात करना, कॉल कभी कभी मैं रिसीव नहीं कर